Hello everyone, this is CA Satish Sureka and today we will be starting with the second class of corporate auditing. Now, before we start on with today's class, let me make certain things very clear to you. As a student, it always becomes your responsibility and duty to go through or revise the content of previous class. And considering the same, I have shared an audio recording in your Telegram channel which captures the summarization of the previous class or first class in just 7 minutes. So first listen to that audio recording and after that only you should continue watching these lecture or any new lecture. क्योंकि अगर आप रिवीजन करके कोई भी नए लेक्चर्स को वॉच करना शुरू करते हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस, इससे आपका कंसंट्रेशन ग्रेजुअली नहीं बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है. तो इसी कथन से आज के क्लास का अपने शुभारंभ करते हैं. तो क्लास की स्ट्रक्चरिंग कुछ इस तरीके से होगी कि पिछले क्लास में जो भी हमने समझा था, जो भी हमने याद किया था, उसका एक बार मैं आज आपको रिवीजन करवा दूंगा, कोई टेंशन मत लेना. और फिर अपने सेक्शन नंबर 139 पढ़ना स्टार्ट करेंगे. तो पिछले क्लास में हमने क्या समझा था? हमने यह समझा कि ऑडिट कंडक्ट करता है एक ह्यूमन बीइंग, एक नेचुरल पर्सन जिसे अपने ऑडिटर कहते हैं. और यह जो ऑडिटर होता है इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं. एनुअल जनरल मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन पास किया जाता है? स्पेशल रेजोल्यूशन की ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. अच्छा, कौन ऑडिटर बन सकता है? केवल और केवल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. सिर्फ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख कर आओगे, गलत है वो आंसर. चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही एलिजिबल है कि वो किसी कंपनी का ऑडिटर बन सकता है. व्हाट इज ऑडिट? तो ऑडिट में भी डिफाइंड एज अ डिपेंडेंट एग्जामिनेशन के इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. तो ऑडिट में भी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी एंड सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन. और ऑडिटर जो अपना ये ओपिनियन देता है वो एक रिपोर्ट बनाकर देता है जिसे अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट कहते हैं. और इस ऑडिटर्स रिपोर्ट पर स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो आंख बंद करके भरोसा करते हैं. सो देयरफॉर ऑडिटर का निष्पक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनबायस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना काफी जरूरी होता है. इसी बात को इंश्योर करने के लिए लॉ में 3 बातें बताई गई है. सबसे पहला, ऐसे बंदे को अपॉइंट करो, नियुक्त करो एज ऑडिटर जो कि ना ही कंपनी का ऑफिसर हो ना ही कंपनी का इंप्लॉय हो. पहला बात, एक ऑडिटर निष्पक्ष है. ऑडिटर जो अपनी ओपिनियन दे रहा है उसमें कोई बायसनेस नहीं है. इसका पुष्टिकरण कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और दूसरा लॉ ऑफ इंडिया. और तीसरी बात क्या है कि एज पर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एन ऑडिटर होल्ड्स अ स्टैट्यूटरी पोजीशन इन द कंपनी. यह हम लोगों ने समझा. फिर अपने नए टॉपिक में गए, दैट इज अपने सेक्शन नंबर 139 स्टार्ट किए, जिसमें हम लोगों ने कौन सी बात को समझा था कि व्हाट आर द स्टेजेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जिसमें कुल मिलाकर 4 स्टेज है. पहला स्टेज क्या बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी ऑडिटर के रिगार्ड में एक प्रिलिमिनरी जानकारी ले लेंगे कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग तो नहीं है ना. स्टेज 1 खत्म. फिर आ जाते हैं स्टेज 2 में. इसमें क्या किया जाएगा? ऑडिटर से पूछा जाएगा कि देख भैया सुन, तेरा नाम हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोज करने वाले हैं. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी ऑडिटर से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं उससे कि तेरा नाम हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोज करने वाले हैं इन फ्रंट ऑफ द शेयर होल्डर्स. तो वो प्रपोज करने से पहले कुछ बातें तेरे रिगार्ड में जानना चाहते हैं. पहला ये बता कि तू कहीं डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है ना अंडर सेक्शन 141? अगर है तो अभी बता दे, तब तेरा नाम हटा दे हम लोग. दूसरा, ये ऑडिट अगर तुझे मिल गया तो कहीं सीलिंग लिमिट क्रॉस तो नहीं हो जाएगी ना? तेरे खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग है तो बता दे. हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली है लेकिन फिर भी तेरे से हम लोग जानना चाहते हैं. और चौथा क्या है कि तेरा अपॉइंटमेंट अगर हुआ तो वो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 होगा. इसमें भी तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बोल दे. तो ऑडिटर ने बोला नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आता है स्टेज 3. अब स्टेज 3 में क्या होगा? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को एनुअल जनरल मीटिंग में बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. और जिस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है वो कितने साल के लिए अपॉइंट होगा? 5 साल के लिए. दैट इज टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम. अच्छा, अगर एजीएम नहीं होल्ड किया गया देन तो एडजर्न्ड एजीएम तक एग्जिस्टिंग ऑडिटर जो रहेगा ही विल कंटिन्यू टू फंक्शन एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी. स्टेज 3 खत्म. और फाइनली अपने स्टेज 4 में आते हैं, जिसमें कंपनी को आरओसी को बताना पड़ता है विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट कि हमने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है बाय फाइलिंग एडीटी 1. इतना ही समझा था हमने प्रीवियस क्लास में.
अब अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने कौन सा सेक्शन पढ़ना स्टार्ट किया था, सेक्शन नंबर 139। तो पहले तो सेक्शन नंबर 139 का स्ट्रक्चरिंग देख लो कि इसमें कितनी बातें हमें पढ़नी है और कितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। तो कुल मिलाकर देखिए यहां पर 6 टॉपिक्स है। सबसे पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, दूसरा है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड कूलिंग पीरियड, फिर क्या है इसके बाद अपने देखेंगे फर्स्ट ऑडिटर, गवर्नमेंट कंपनी, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो 6 बातें हैं जिसमें से केवल और केवल हम लोगों ने अभी तक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पढ़ा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आज का क्लास अगर कंट्रोल में आया, अगर इजी लग गया, सब कुछ बातें समझ में आ गई, याद हो गई, तो फिर सेक्शन नंबर 139 में कुछ भी नहीं है। मतलब इस सेक्शन को रिवाइज करने में मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, पूरा का पूरा इतना बड़ा सेक्शन रिवाइज करने में आपको लगेगा 10 से 12 मिनट। लेकिन आज के क्लास को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या सेक्शन नंबर 139 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा? क्या नहीं, हम लोग रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड कूलिंग पीरियड पढ़ेंगे, कैजुअल वैकेंसी पढ़ेंगे एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। आज इतना ही पढ़ेंगे, इसी में अपना समय निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं विद अ फ्रेश टॉपिक, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड कूलिंग पीरियड। अच्छा, ये टॉपिक को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें 2 बातें हैं। हां, 2 बातें हैं यहां पे। सबसे पहले समझा जाएगा रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स और फिर समझा जाएगा कूलिंग पीरियड। तो अपने पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। अच्छा, रोटेशन वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? मुझे पहले ये वाला बात बताओ। रोटेशन वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग होता है चेंज करना। अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का मतलब क्या हो गया कि ऑडिटर को चेंज करते रहना। ऑडिटर को चेंज करते रहना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपका 5 या 10 साल है, उसके बारे में चर्चा अपने बाद में करेंगे। लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का मतलब यह हो गया कि ऑडिटर को चेंज करते रहना पड़ेगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। अच्छा, ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो करता कौन है? शेयर होल्डर्स करते हैं। और कितना झमेला होता है अपॉइंटमेंट में? पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी पहले ऑडिटर के बारे में थोड़ी बहुत प्रिलिमिनरी जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने के बाद ऑडिटर से पूछेंगे भैया तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तू कोई डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है ना अंडर सेक्शन 141, तेरे खिलाफ अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है तो वो मुझे अभी बता दे, ठीक है। तेरा अगर अपॉइंटमेंट हुआ तो विद इन सीलिंग लिमिट है या नहीं, तेरा अपॉइंटमेंट होगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013। फिर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करने के बाद कंपनी आरओसी में जाके बताता है विद इन 15 डेज। तो इतना झमेला से ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया और अब लॉ बोलता है कि इस ऑडिटर को आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद चेंज करते रहना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर के लिए यह बहुत खुशी का बात है कि टेंशन का बात है? यार शेयर होल्डर के लिए टेंशन का ही बात रहा ना कि यार इतना झोल झमला से एक ऑडिटर को अपॉइंट किए और अब बोल रहा है लॉ कि इसे चेंज करो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, हर 5 साल 10 साल बाद इसे चेंज करो। अच्छा, ये 5 साल 10 साल जो मैं बोल रहा हूं अब इस पे ध्यान मत दो, अभी सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इसे चेंज करते रहना पड़ेगा। तो यार शेयर होल्डर बोलते हैं बड़ा माथा पच्ची का काम है यार, लग रहा है तुम लोग को भी माथा पच्ची का काम है, टेंशन का बात है। बस यही गलत है, ये बहुत खुशी का बात है। मतलब हाथ जोड़ो कि हाँ यार रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कंसेप्ट आ गया, वरना कितना बड़ा दिक्कत होता ये समझ में आएगा अभी। तो सवाल यह आता है कि कैसे ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एक खुशी का बात होता है शेयर होल्डर्स के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट का डेफिनेशन को फिर से रिकॉल करो। तो पहले तो यह था कि ऑडिट में बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी, ये पहले था। अच्छा, फिर दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? अच्छा, एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद ऑडिटर क्या करता है? उसके बाद ऑडिटर अचार बनाता है। अरे अचार नहीं बनाता है भैया, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन जब हो गया ना उसके बाद ऑडिटर अपना एक ओपिनियन व्यक्त करता है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। और ये जो ओपिनियन देता है ना ऑडिटर, वो इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट देता है जिसे अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट कहते हैं। तो एक बार अगर इस ऑडिट के डेफिनेशन का थोड़ा ऑपरेशन करेंगे तो 2 बातें निकल कर आती है। दैट इज ऑडिटर का 2 काम है। पहले तो मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए उसका ऑडिटर एग्जामिनेशन कर लेता है, ये पहला टास्क हो गया, एग्जामिनेशन करना पहला टास्क है ऑडिटर का। और दूसरा टास्क क्या है कि अगर एग्जामिनेशन ठीक से हो गया, मतलब एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। तो सिंपल सा बात यह निकला कि जब हम लोगों ने रिकॉल किया ऑडिट के डेफिनेशन को, तो ऑडिटर एग्जामिनेशन करता है, दिस इज द फर्स्ट टास्क ऑफ ऑडिटर। और एग्जामिनेशन करने के बाद वो अपना ओपिनियन, अपना राय व्यक्त करता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट नोन एज ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टास्क क्या था? एग्जामिनेशन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एग्जामिनेशन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है मैनेजमेंट, बनाता है कि नहीं? अब मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए उसी को एग्जामिन, उसी को चेक, उसी को ऑडिटर करता है। तो जब ये चेकिंग चलता है, जब ये एग्जामिनेशन चलता है, तो एक बात बताओ, ऑडिटर का मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के साथ बातचीत होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली बातचीत होगा, कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। और अगर बातचीत होने लग जाता है, कम्युनिकेशन होने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। और अगर रिलेशनशिप डेवलप होगा तो फ्रेंडशिप भी डेवलप होगा। कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है, तुम सिंपल सा बात सोचो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए किसने है? मैनेजमेंट ने। ऑडिटर उसे एग्जामिन कर रहा है। अगर वो एग्जामिन करेगा तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के साथ ऑडिटर का कम्युनिकेशन होगा ही होगा। और अगर कम्युनिकेशन होगा तो रिलेशनशिप डेवलप होगा, फ्रेंडशिप डेवलप होगा। इसमें कोई दिक्कत लग रहा है क्या? दिक्कत यहीं पर है कि अगर बातचीत हुआ, अगर कम्युनिकेशन हुआ, अगर फ्रेंडशिप डेवलप हो गया, तो 100% यह गारंटी है कि मैनेजमेंट ऑडिटर को बोलेगा कि देख भैया सुन, थोड़ा बहुत गलती अगर हो ना तो तू नेगेट कर देना, तू क्लियर रिपोर्ट दे देना। अब एक बात बताओ कि अगर मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो गलत है और ऑडिटर अगर ओपिनियन दे देता है कि हां सब कुछ सही है, तो यहां पर ऑडिटर ने स्टेक होल्डर्स के साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया। क्योंकि एक बात को एक्नॉलेज करो कि ऑडिटर के रिपोर्ट पर स्टेक होल्डर्स आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। और जस्ट बिकॉज इस बातचीत, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप के कारण ऑडिटर ने क्या किया? एक गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कह दिया सब कुछ सही है। तो ये ठीक लग रहा है कि गलत लग रहा है? यार गलत तो है। इसीलिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कंसेप्ट आया है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर से ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाता है। कैसे? देखो, एक एग्जांपल से अपनी बात को रख रहा हूं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है जिसका नाम है श्याम। ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट करने के लिए जाता है। अब फॉर द टाइम बिंग ये एज्यूम करके चलो कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अच्छा, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जिस ऑडिटर को आप अपॉइंट कर रहे हो उसे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद चेंज करते रहना पड़ेगा। ठीक है? और मैं अब ये कह रहा हूं कि एक बार ये एज्यूम करके चलो कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस ऑडिटर को आप अपॉइंट कर रहे हो वो परमानेंट है, वो चेंज होगा ही नहीं। ठीक है? जिस ऑडिटर को अगर आप अपॉइंट कर रहे हो अगर वो चेंज ही नहीं होने वाला है तो बातचीत होगा ऑडिटर का मैनेजमेंट के साथ, बातचीत होगा तो फ्रेंडशिप डेवलप होगा, फ्रेंडशिप डेवलप होगा तो रिलेशनशिप डेवलप होगा। और ऑडिटर को यह बात पता है कि जिस कंपनी का मैं ऑडिट अभी कर रहा हूं यह कंपनी मुझे कभी निकाल ही नहीं सकती। तो जैसा ये बोल रहे हैं ना यार चलाना, इसके साथ ही तो जिंदगी बिताना है ना, तो 100% ऑडिटर्स का ओपिनियन इंपैक्ट होगा ही होगा। लेकिन अगर ऑडिटर को यह बात पता है कि विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड मुझे हटा दिया जाएगा, तो कितना भी बातचीत कर लो, कितना भी रिलेशनशिप डेवलप कर लो, कितना भी फ्रेंडशिप डेवलप हो जाए, गारंटी है कि ऑडिटर इस रिलेशनशिप का इंपैक्ट अपने ओपिनियन पर, अपने काम पर नहीं पड़ने देगा। किसने पड़ने देगा? तुम सिंपल सा बात सोचो ना, हमें जिसके साथ जिंदगी भर रहना है साथ में, तो उसकी थोड़ी बहुत गलतियां हम लोग सुन लेंगे, लेकिन हमें पता है यार इसके साथ थोड़ा दिन का टाइम पास है, उसके बाद हम हटेंगे कोई दूसरा आएगा, तो फिर हम अपना काम क्यों खराब करें? समझ में आ रहा है? इसीलिए बोला जाता है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ऑडिटर को हटाओ, रोटेट करो ऑडिटर्स को। तो अब यह बात बताओ मुझे कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स शेयर होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए क्या एक खुशी का बात है कि एक टेंशन का बात है? यह एक खुशी का बात है। समझ पा रहे हो? देखिए, जिस ऑडिटर को शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट करते हैं इन द एनुअल जनरल मीटिंग, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उन्हें चेंज करते रहना, यह शेयर होल्डर्स के लिए टेंशन का बात है या खुशी का? यह खुशी का बात होता है। जस्टिफाई हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इससे ऑडिटर की ओपिनियन इंपैक्ट नहीं होती है। इतना क्लियर हो गया? जी हां। अब डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक देखकर लग रहा है कि लॉ ने सब कुछ सही किया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए एक प्रॉब्लम अब क्रिएट करते हैं। देखिए, एक लड़का था राहुल, अभी 12th क्लास जस्ट पास ही किया। उसने अपना फाउंडेशन का एग्जाम दिया, सीए इंटर का एग्जाम क्लियर किया और सीए फाइनल का एग्जाम भी क्लियर कर लिया एक ही अटेम्प्ट में। तो अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। अब उसने क्या किया
ICAI में, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में उसने अप्लाई किया कि देखिए मुझे जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बिजनेस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहता हूं। तो इसके लिए आप मुझे क्या करिए, एक प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट इश्यू कर दीजिए। तो उसे एक प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट इश्यू हो गई और राहुल ने अपने खुद का एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट किया जिसे उससे राहुल एंड एसोसिएट्स कहा। अब जैसे ही उसने अपना फर्म स्टार्ट किया ना, उसके 3-4 क्लाइंट आ गए। जैसे कि पहला क्लाइंट है ABC प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है DEF प्राइवेट लिमिटेड, फिर क्या है JKL, फिर है GHI। इस तरीके से 4 क्लाइंट्स आ गए हैं राहुल एंड एसोसिएट्स के पास। अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स कंसेप्ट क्या बोलता है? बोलता है कि सुनिए राहुल एंड एसोसिएट्स जी, आपके पास 4 क्लाइंट्स आए हैं, यह बड़ी खुशी की बात है, बट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपको हटा दिया जाएगा। समझ रहे हो? देखो क्या बोल रहा है, राहुल एंड एसोसिएट से कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा बात है कि आपके पास 4 क्लाइंट्स आए, बट यह बात भी एक्नॉलेज कर लो, यह बात भी समझ लो कि इस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपको हटा दिया जाएगा। अब किसी भी ऑडिट फर्म के लिए उसका दाल रोटी तो उसका क्लाइंट से ही आता है, और क्लाइंट मिलना इतना आसान नहीं है, मतलब जान निकल जाता है। और लॉ बोल रहा है कि आपको क्लाइंट मिल गया, ये तो आप उछलिए, बहुत उछलिए, जितना उछलना उछलिए, लेकिन हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद यहां से आपको हटा देंगे। तो ऑडिटर के लिए यह खुशी का बात है कि टेंशन का बात है, बताओ? तो ऑडिटर के लिए यह एक टेंशन का बात है। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर जो कंसेप्ट आया, इसकी सारांश क्या बनी कि ऑडिटर के लिए तो बड़ा दुखी वाला चीज आ गया ये, और स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स के लिए ये बड़ा खुशी का बात है कि नहीं? तो दोनों को खुश करना ही लॉ का जिम्मेदारी है। तो इसके रिगार्ड में लॉ कुछ इस तरीके से फ्रेम किया गया, वो सुनिए आप। तो समझिए, देखिए कि एक सीए इन प्रैक्टिस जो होता है वो ऑपरेट करता है 2 तरीके से, या तो एज अ सोल प्रोप्राइटर या फिर इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि आज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैंने सोचा कि चलो अपने सीए की प्रैक्टिस शुरू की जाए, तो मैंने अपने नाम से मैं उस प्रैक्टिस को ओन करता हूं, तो यह हो गया आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने अपने साथ 3-4 लोगों को और जोड़ लिया, और वो सारे के सारे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट भी है उनके पास, हम लोग 4-5 जन मिलकर एक प्रैक्टिसिंग फर्म खोले। तो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन ऑपरेट इन 2 वेज, एज अ सोल प्रोप्राइटर या फिर एज अ पार्टनरशिप फर्म। अब जो लॉ है विथ रिगार्ड टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, पार्टनरशिप फर्म के लिए अलग है, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अलग है। तो पहले डिस्कशन अपने सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के रिगार्ड में करते हैं। बोला गया कि हे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, अगर आपके क्लाइंट्स LUPA हैं, LUPA क्या होता है बताएंगे, कोई अगर डाउट्स आ भी रहा है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बस 15 मिनट शांति से सुनते चले जाओ। बोला गया कि हे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, अगर आपके क्लाइंट्स LUPA हैं, तब आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो एक टर्म के लिए किया जाएगा, और उस टर्म का अवधि रहेगा 5 साल। दैट इज 1 टर्म ऑफ 5 इयर्स के लिए आपका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उसके बाद आपको हटना पड़ेगा, कोई दूसरा आएगा आपकी जगह। लेकिन अगर आपके क्लाइंट्स अदर देन LUPA हैं, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपका समझ लो, अगर पहला टर्म आपने सर्व कर दिया 5 साल का, फिर वापस आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, रीअपॉइंटमेंट होता रहेगा, फिर वापस आपका रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको बात को समझो, एक सीए इन प्रैक्टिस 2 तरीके से ऑपरेट कर सकता है, विथ एज अ सोल प्रोप्राइटर या फिर एज अ पार्टनरशिप फर्म। एज अ सोल प्रोप्राइटर के रिगार्ड में क्या लॉ है कि हे सोल प्रोप्राइटरशिप जी, अगर आपके क्लाइंट्स LUPA अगर ये हैं, देन आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो एक टर्म के लिए किया जाएगा, और उस टर्म का टेन्योर कितना है? 5 साल, फिर आपको हटना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके क्लाइंट्स अदर देन LUPA हैं, तो फिर आपका अपॉइंटमेंट चलता रहेगा, मतलब एक टर्म आपने सर्व कर लिया 5 साल का, अपनी सेवाएं दे दी, फिर वापस आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा 1 टर्म ऑफ 5 इयर्स, फिर वापस आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा 1 टर्म ऑफ 5 इयर्स, मतलब ये चलता रहेगा। तो ये तो हो गया विथ रिगार्ड टू सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आ जाइए विथ रिगार्ड टू पार्टनरशिप फर्म। इसमें क्या लॉ है? बोला गया कि हे पार्टनरशिप फर्म, अगर आपके क्लाइंट्स LUPA हैं, देन आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो आपकी बार एक टर्म नहीं 2 टर्म तक आप काम कर सकते हो।
मतलब पहला एक टर्म 5 साल अपने सेवाएं दे दी आपने, फिर से आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स, लेकिन उसके बाद आपको हटना पड़ेगा। और अगर आपके क्लाइंट्स अदर देन LUPA है तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आपका चलता रहेगा। मतलब आपने एक टर्म 5 साल सेवा दे दी, फिर वापस एक टर्म 5 साल सेवा दे दो, फिर वापस एक टर्म 5 साल सेवा दे दो, फिर वापस एक टर्म 5 साल सेवा दे दो, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉ को समझो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक सीए इन प्रैक्टिस दो तरीके से ऑपरेट कर सकता है, एज अ सोल प्रोप्राइटर, एज अ पार्टनरशिप फर्म। एज अ सोल प्रोप्राइटर के रिगार्ड में क्या लॉ है कि अगर आपके क्लाइंट्स LUPA हैं, देन आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो केवल और केवल एक टर्म के लिए किया जा सकता है, 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स, फिर आपको हटना पड़ेगा। हटो 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 हटो, कोई दूसरा आएगा। लेकिन हे सोल प्रोप्राइटरशिप जी, अगर आपके क्लाइंट्स ये नहीं है, दैट इज LUPA नहीं है, तब आपको कोई हटा नहीं रहा है। आपका अगर अपॉइंटमेंट हो गया एक साल के लिए, एक टर्म के लिए 5 साल का, फिर वापस आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स, फिर वापस आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर पार्टनरशिप फर्म के रिगार्ड में क्या बोला गया कि हे पार्टनरशिप फर्म जी, अगर आपके क्लाइंट्स LUPA हैं, देन आपका जो अपॉइंटमेंट होगा आपकी बार एक टर्म नहीं, आपको 2 टर्म तक सर्व करने का मौका देंगे हम लोग। मतलब पहला टर्म 5 साल आपने अपनी सेवाएं दे दी, फिर वापस अगले टर्म 5 साल अपनी सेवाएं आप दे दो, लेकिन उसके बाद फिर आपको हटना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके क्लाइंट्स अदर देन LUPA हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप अपना काम करते रहो। मतलब 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स आपने सेवाएं दी, फिर वापस आप 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स अपनी सेवाएं दे दो, फिर वापस हमने 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स सेवाएं दे दो, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है लॉ। अब सवाल ये आता है, भैया ये जो लूपा लूपा आप कर रहे थे LUPA, ये क्या है? देखिए, L मतलब होता है लिस्टेड कंपनी, L मतलब हो गया लिस्टेड कंपनी, U मतलब क्या हो गया? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। फिर क्या है? P मतलब हो गया आपका प्राइवेट कंपनी, और A मतलब क्या हो गया आपका ऑल कंपनी। चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। 4 कंडीशंस है। पहला है लिस्टेड कंपनी, दूसरा है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, फिर P मतलब हो गया प्राइवेट कंपनी, और A मतलब हो गया ऑल कंपनी। क्या बोला जा रहा है? सुनो कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है जिसका क्लाइंट अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, अगर कोई लिस्टेड कंपनी उसका क्लाइंट है, तो उसका जो अपॉइंटमेंट होगा वो केवल और केवल एक टर्म के लिए किया जाएगा, और उस टर्म का टेन्योर कितना है? 5 साल, फिर आपको हटना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि हे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, अगर आपके क्लाइंट्स अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है अगर वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, देन आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो 1 टर्म के लिए ही होगा, और उस टर्म का टेन्योर कितना? 5 साल का, फिर आपको हटना पड़ेगा। पहला लिस्टेड कंपनी का कंडीशन था, दूसरा कंडीशन क्या है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का। तीसरा क्या बोल रहा है कि हे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, अगर आपके क्लाइंट कोई प्राइवेट कंपनी है और उस प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, देन आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो एक टर्म के लिए ही होगा, और उस टर्म का टेन्योर कितना है? 5 साल। तो 3 कंडीशंस क्या देखे? बोला गया हे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, आपको रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का ज्ञान चाहिए तो मैं बताता हूं। आपका क्लाइंट क्या कोई लिस्टेड कंपनी है क्या? लिस्टेड कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो आप एक टर्म ही सर्व कर सकते हो, और उस टर्म का टेन्योर 5 साल है, फिर आपको हटना पड़ेगा। दूसरा बोला गया कि क्या आप कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, अच्छा उसका टर्नओवर कितना, उसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? तो वो बोला पेड अप शेयर कैपिटल 11 करोड़ है, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा है कि नहीं है? सो देयरफॉर यहां पर भी आप 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स ही सर्व कर सकते हो। तीसरा बोला गया कि हे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, आपका जो क्लाइंट है वो क्या कोई प्राइवेट कंपनी है क्या? बोलता है हां। क्या उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है? बोलता है हां। तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? आप 1 टर्म ही सर्व कर सकते हो 5 साल के लिए। और चौथा कंडीशन क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी हो, ऑल कंपनी, उसका आप क्या देखो? बोरोइंग्स। बोरोइंग्स कहां से? बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स। बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ऐसी कंपनीज का भी आप क्या करोगे? ऑडिट कर सकते हो 1 टर्म 5 ईयर्स। रिपीट कर दे फिर से, सुनो क्या बोला गया, कंसोलिडेट करो कि एक सीए इन प्रैक्टिस जो रहता है वो 2 तरीके से ऑपरेट कर सकता है। पहला एज अ सोल प्रोप्राइटर,
दूसरा पार्टनरशिप फर्म। अब विथ रिगार्ड टू सोल प्रोप्राइटर क्या बोला गया कि हे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, आपके क्लाइंट्स क्या कोई लिस्टेड कंपनी है, तब आपको एक टर्म ऑफ 5 इयर्स ही सर्व करने का मौका मिलेगा, फिर आपको हटा दिया जाएगा, कोई नया आएगा। दूसरा बोला गया कि क्या आपका क्लाइंट कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है क्या, बोला हां, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में लिमिट चेक करो, उसका पेड अप शेयर कैपिटल क्या 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, बोलता हां 10 करोड़ से शायद ज्यादा ही था, तो यहां पर भी आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो वन टर्म फॉर 5 इयर्स ही होगा, फिर आपको हटना पड़ेगा। तीसरा क्या बोला गया कि क्या आपका जो क्लाइंट है वो कोई प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल क्या 50 करोड़ या उससे ज्यादा है क्या, बोलता है हां, सो देयरफॉर यहां पर भी आप वन टर्म ही सर्व कर सकते हो जिसका टेन्योर कितना है 5 साल। और आखिरी बोल रहा है कोई भी कंपनी हो जिन्होंने बोरोइंग लिया बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो यहां पर भी ऐसी कंपनीज का ऑडिट भी अगर आप करने के लिए जाओगे तो आप वन टर्म ऑफ 5 इयर्स ही सर्व कर सकते हो। कुछ समझ में आया? तो एलयूपीए के रिगार्ड में सारी की सारी बातें खत्म हो गई। फिर क्या बोला गया कि अगर आपके क्लाइंट अदर देन एलयूपीए हैं तो आप सर्व कर सकते हो जितना साल आप चाहो उतना, मतलब पहले वन टर्म ऑफ 5 इयर्स खत्म हो गया, फिर वापस वन टर्म ऑफ 5 ईयर चलाओ, फिर वापस वन टर्म ऑफ 5 ईयर चलाओ, फिर वापस वन टर्म ऑफ 5 ईयर चलाओ, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी हां। अब यहां पर कुछ डाउट आता है, देखो अच्छा ये बात ध्यान रखना, चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एल और यू और पी और ए, एल यू पी ए है, ये 4 कंडीशन है, 4 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मतलब आपका जो टेन्योर रहेगा वो 5 साल का रहेगा और टर्म कितना है 1, ठीक है। अब यहां पर देखो कुछ डाउट्स आता है, जैसे कि हमने देखा बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स आपका 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें बोरोइंग्स के रिगार्ड में थोड़ी बहुत बातें बतानी चाहिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स, पहला होता है पब्लिक बोरोइंग और दूसरा होता है प्राइवेट बोरोइंग। क्या होता है प्राइवेट बोरोइंग? एक्चुअली आप लॉ में इसमें डिटेल में समझते हो, लेकिन मैं एकदम संक्षेप में आपको बता रहा हूं। कंपनी अगर चाहे तो अपने डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स के रिश्तेदार से भी लोन ले सकती है, इसे कहा जाता है प्राइवेट बोरोइंग्स। तो पब्लिक बोरोइंग्स क्या हो गया? अगर कोई कंपनी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो ऐसे बोरोइंग्स को क्या कहा जाता है? पब्लिक बोरोइंग्स। सो व्हाट इज पब्लिक बोरोइंग्स, व्हाट इज प्राइवेट बोरोइंग्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पर देखिए बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बात किया जा रहा है, मतलब क्या यहां पर प्राइवेट बोरोइंग्स है कि यहां पर पब्लिक बोरोइंग्स है? यहां पर पब्लिक बोरोइंग्स है, प्राइवेट बोरोइंग नहीं है, ठीक है। फिर पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होता है? अगर कंपनी चाहे तो आम जनता जैसे है ना, जैसे हम लोग अपना अगर एफडी वगैरह करवाना होता तो अपने बैंक्स में जाके करवाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको एफडी कराने का इच्छा है तो आप कंपनीज में जाके भी एफडी करा सकते हो, तो इसे कहा जाता है पब्लिक डिपॉजिट्स। अब इस कंडीशन को पढ़ो, चौथा कंडीशन को पढ़ो, बोल रहा है कि कोई भी कंपनी हो अगर उसका पब्लिक बोरोइंग या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो ऐसे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को एक टर्म के लिए ही अपॉइंट किया जा सकता है जिसका टेन्योर आपका 5 साल का रहेगा। इतना क्लियर हो गया? फिर आपको हटा दिया जाएगा, कोई और आएगा। लेकिन अगर आपके क्लाइंट्स अदर देन एलयूपीए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपॉइंटमेंट बार बार होता रहेगा। क्लियर हो गया? तो विथ रिगार्ड टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जितना मुझे बताना था मैंने सब कुछ बता दिया है। अब आइए विथ रिगार्ड टू पार्टनरशिप फर्म, इसमें क्या बोल रहा है सुनो। अगर आपके क्लाइंट्स एलयूपीए हैं, एल फॉर लिस्टेड कंपनीज, यू मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। तीसरा क्या है? अगर आपके क्लाइंट कोई ऐसे प्राइवेट कंपनीज है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। और चौथा क्या है? कोई भी कंपनी हो उसका अगर पब्लिक बोरोइंग या फिर पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो ऐसा पार्टनरशिप फर्म का जो अपॉइंटमेंट होगा वो होगा 2 टर्म के लिए और हर टर्म का टेन्योर कितना? 5 साल का। मतलब आपका अपॉइंटमेंट समझ लिस्टेड कंपनी का ही बात कर लो, ठीक है। यहां पर भी लिस्टेड कंपनी का बात कर लेते हैं कि कोई ऐसा पार्टनरशिप फर्म है जिसका क्लाइंट क्या है? कोई लिस्टेड कंपनी है, तो आप एक टर्म 5 साल अपनी सेवाएं दे दो, फिर से आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा वन टर्म ऑफ 5 इयर्स, लेकिन उसके बाद आपको हटना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्टनरशिप फर्म है जिसका क्लाइंट्स अदर देन एलयूपीए है, तो फिर आपका अपॉइंटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहला टर्म दे दो, 5 साल सर्व कर लो, फिर अनदर टर्म ऑफ 5 इयर्स, फिर अनदर टर्म ऑफ 5 इयर्स, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये एलयूपीए क्लियर हो गया? यहां तक कोई भी डाउट है? आसान है कि नहीं है? मैं एक सवाल भी करवाऊंगा इस पर, ठीक है।
तो यह होता है आपका रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। इसे क्या कहा जाता है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है ना। अब डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब इसी में अपने क्या करेंगे, कूलिंग पीरियड के कंसेप्ट को भी जोड़ते हैं। देखो कूलिंग पीरियड अब क्या होता है, रोटेशन को रिपीट करेंगे तभी कूलिंग पीरियड समझ में आएगा। बोला गया कि कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का अगर क्लाइंट LUPA है तो वो 1 टर्म ऑफ 5 ईयर ही सर्व कर सकता है। उसके बाद उसे हटना पड़ेगा कि नहीं हटना पड़ेगा? जी हां, हटना पड़ेगा। तो कितने साल तक उस कंपनी का ऑडिट वो फिर से नहीं कर सकता? बोलता है 5 साल। बात को समझो क्या बोला जा रहा है। देखो बोला गया कि जैसे एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब ये कोई समझ लो लिस्टेड कंपनी है। इसका ऑडिटर कौन है? CA राहुल एंड कंपनी, ठीक है। और ये ऑपरेट कर रहा है एज अ सोल प्रोप्राइटर। तो कितने साल तक इसका ये ऑडिट कर सकता है? 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स। फिर इसे हटा दिया जाएगा। तो अब ये कितने साल तक इसका ऑडिट नहीं कर सकता है? तो बोला जाता है अगले 5 साल तक इस कंपनी का ऑडिट ये नहीं कर पाएगा। 5 साल बाद फिर इसका अपॉइंटमेंट हो सकता है। समझ में आया? एंड विथ रिगार्ड टू पार्टनरशिप फर्म क्या बोला गया? देखो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा एग्जांपल। सेम एग्जांपल है, जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया ABC प्राइवेट लिमिटेड, जो क्या है आपका एक लिस्टेड कंपनी है। इसका ऑडिटर कौन है? फॉर एग्जांपल राहुल एंड एसोसिएट्स। और जो आपका क्या है एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। तो यह कितने साल तक इसका ऑडिट कर सकता है? 1 टर्म 5 ईयर्स। जब यह 1 टर्म ऑफ 5 ईयर खत्म हो गया फिर से इसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स। लेकिन 10 साल सर्व करने के बाद अब इसे हटना पड़ेगा। तो कितने साल तक अब यह ऑडिट नहीं कर सकता? 5 साल के लिए। समझ में आ रहा है? 5 साल तक इसका ऑडिट ये नहीं कर सकता। उसके बाद फिर से इसे अपॉइंट करा दिया जाएगा। अगर वो चाहे तो इसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो लॉ में अब कूलिंग पीरियड भी खत्म हो गया है। बात को ध्यान से सुनो, क्या बोला गया? बोला गया, मैं पूरा का पूरा लॉ फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अगर यह कंसेप्ट दिमाग में घुस गया तो इसके बाद और ज्यादा डिफिकल्ट कुछ रहा ही नहीं। बोला कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 तरीके से ऑपरेट कर सकता है, या तो एज अ सोल प्रोप्राइटर या फिर एज अ पार्टनरशिप फर्म। अब सोल प्रोप्राइटर से पूछा गया कि भैया तेरा क्लाइंट्स कौन कौन है, ये वाला बात बता, क्या LUPA तेरा क्लाइंट है? वो बोला हां। बोला तब तो तेरा अपॉइंटमेंट केवल और केवल 1 टर्म के लिए होगा और उसका टेन्योर रहेगा 5 साल का। फिर तुझे हटना पड़ेगा। तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पूछा मैं कितने साल तक हटूं, मतलब मैं कितने साल तक इस क्लाइंट का ऑडिट अब नहीं कर सकता? तो बोला गया 5 साल तक। 5 साल बाद फिर तू अपॉइंट होना चाहे तो तेरा हो सकता है। तो देखिए यहां पर 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स के बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड है और फिर आपका रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। अब आ जाइए पार्टनरशिप फर्म के पास। ये क्या बोलते हैं? बोला गया कि हे पार्टनरशिप फर्म सुन, क्या तेरा क्लाइंट्स LUPA है? वो बोला हां है। तो बोला कि देख तू पहला 1 टर्म 5 साल अपनी सेवाएं दे दे, फिर वापस तू 1 टर्म 5 साल अपनी सेवाएं दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 साल खत्म होने के बाद तुझे हटना पड़ेगा। कितने साल के लिए हटना पड़ेगा? 5 साल के लिए। देखिए यहां पर भी वही है कि 2 टर्म ऑफ 5 ईयर सर्व करने के बाद आपको हटाया जाएगा 5 साल के लिए। उसके बाद अगर आप चाहे तो फिर से रीअपॉइंट हो सकते हो। क्लियर हो गया? और एक कॉमन प्रोविजन दोनों में क्या है कि चाहे मैं पार्टनरशिप फर्म के रिगार्ड में बात कहूं या फिर मैं एक सोल प्रोप्राइटर के रिगार्ड में बात कहूं, बोला गया कि अगर आपके क्लाइंट्स अदर देन LUPA हैं तो कोई रोटेशन नहीं होगा ऑडिटर्स का। आपने अपनी 5 साल सेवाएं दे दी, फिर वापस 5 साल अपनी सेवाएं दो, फिर वापस 5 साल अपनी सेवाएं दो, फिर वापस 5 साल अपनी सेवाएं दो। मतलब जब तक है जान तब तक ऑडिट करते रहो। यह है आपका रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड के रिगार्ड में संपूर्ण ज्ञान। इनफैक्ट संपूर्ण ज्ञान नहीं है, कुछ कुछ बातें अभी बतानी रह गई है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहला नोट क्या है, देखिए कि ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड कितने साल का होता है? 5 साल के लिए होता है। ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड
द सीए या फिर सीए फर्म कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द कंपनी इन एनी कैपेसिटी। मतलब क्या हो रहा समझो। एकदम इजी सा बात है। देखो जैसे यहां पर है एक लिस्टेड कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अब यहां पर है समझ लो सीए राहुल, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है इसका, ठीक है। ये कितने साल तक इसका ऑडिट कर सकता है? 1 टर्म 5 इयर्स, फिर 5 साल तक का कूलिंग पीरियड है। कूलिंग पीरियड कहने का मतलब क्या हो गया कि अब ये राहुल इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। कितने साल के लिए नहीं कर सकता? 5 साल के लिए। तो ये जो 5 साल का कूलिंग पीरियड है, ये जो 5 साल का कूलिंग पीरियड है, इसमें ये सीए राहुल किसी भी कैपेसिटी में एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए विद दिस लिस्टेड कंपनी। क्योंकि एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट का सेवाएं नहीं देता है, और भी बहुत सारी सेवाएं देता है। वो अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकता है। तो आप किसी भी तरीके से इस क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड नहीं रहोगे ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड, चाहे कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो। किसी भी तरीके से आप इस क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड नहीं रहोगे, चाहे मैं एल की बात कहूं या मैं यू की बात कहूं या मैं पी की बात कहूं या मैं ए की बात कहूं। यही लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड द सीए या फिर सीए फर्म कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द कंपनी इन एनी कैपेसिटी। इतना क्लियर हो गया। अब आइए अगला नोट में बोला गया कि जो कूलिंग पीरियड है 5 साल का, वो अट्रैक्ट होगा वेदर और नॉट द ऑडिटर कंप्लीट्स इट्स टेन्योर ऑफ 5 इयर्स और 10 इयर्स रेस्पेक्टिवली। अब ये क्या लिखा हुआ है सुनो। शांति से सुनना, बस ये एक आखिरी बात, अगर ये क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखो यहां पर है एक कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और इसका सीए है फॉर एग्जांपल सीए राहुल, जिनका अपना एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। ये कितने साल के लिए इस कंपनी को ऑडिट करेगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 साल के लिए। अब फॉर एग्जांपल 3 साल इसने ऑडिट किया, फिर क्लाइंट को इसकी सर्विसेज अच्छी नहीं लगी तो इसे हटा दिया गया। अब जब इसे हटा दिया गया है तो कितने साल का कूलिंग पीरियड लग गया? मतलब समझो बात को कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी था जिसका ऑडिट ये सीए राहुल कर रहा था, और सीए राहुल का अपना एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म था। इसका टेन्योर कितना है? टेन्योर तो 5 साल का है, 1, 2, 3, 4, 5। अब 3 साल बाद कोई भी रीजन के कारण, हो सकता है इसका सर्विसेज अच्छा नहीं लगा, तो क्लाइंट ने क्या बोला, भैया तू हट। तो अब कूलिंग पीरियड कितने साल का रहेगा? कूलिंग पीरियड आपका 5 साल का ही है। मतलब 3 साल आपने सर्व कर दिया तो आने वाले 5 साल तक आप सर्व नहीं कर सकते, इस क्लाइंट का ऑडिट आप नहीं कर पाओगे। और इसी एग्जांपल को अगर मैं पार्टनरशिप फर्म के तौर पे जोड़ दूं तो यहां पर देखिए बात इस तरीके से बनी कि सीए राहुल एंड एसोसिएट्स है, और इसका अगर पार्टनरशिप फर्म है, अब पार्टनरशिप फर्म का तो अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए होता है? 10 साल के लिए होता है। मतलब 1 टर्म ऑफ 5 इयर्स, फिर 1 टर्म ऑफ 5 इयर्स, चलता है कि नहीं? तो समझो बात को कि अगर 7 साल तक इस पार्टनरशिप फर्म ने इसे अपनी सर्विसेज दी और 7वें साल के बाद ये क्लाइंट ने बोला भैया तू अब हट जा, तो कूलिंग पीरियड कितने साल का रहेगा? कूलिंग पीरियड 5 साल का ही है। वो एकदम रिजिड है, फिक्स्ड है। कूलिंग पीरियड में कोई छेड़छाड़ नहीं है। यही आपका मॉड्यूल बता रहा है, देखो कि कूलिंग पीरियड ऑफ 5 इयर्स अट्रैक्ट होगा, फिर चाहे आप 5 साल के पीरियड को सर्व करो या ना करो, 10 साल के पीरियड को सर्व करो या ना करो। 5 साल का पीरियड को सर्व करने की बात किसके रिगार्ड में कही गई है? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। 10 साल के पीरियड के 10 साल का जो ये टाइम पीरियड लिखा हुआ है, ये किसके रिगार्ड में कहा गया है? ये लिखा गया है पार्टनरशिप फर्म के रिगार्ड में। इतना क्लियर हो गया? मैं पूरा का पूरा अभी तक जो भी पढ़ाया हूं सब कुछ रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है? और एक नई बात भी बताऊंगा आपको। देखो लॉ क्या बोला गया रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड के रिगार्ड में। देखो बोला, देख सिंपल सा बात है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो होता है वो 2 तरीके से ऑपरेट करता है, या तो एज अ सोल प्रोप्राइटर या फिर एज अ पार्टनरशिप फर्म। अब सोल प्रोप्राइटर जी
क्या आपके क्लाइंट्स LUPA है क्या? L फॉर लिस्टेड कंपनी, U मतलब क्या हो गया? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। और कोई भी कंपनीज हो जिसका पब्लिक बोरोइंग या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स अगर 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, तो ऐसा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को अपॉइंट किया जाएगा 1 टर्म ऑफ 5 इयर्स के लिए। फिर उसको हटना पड़ेगा। कितने साल के लिए हटना पड़ेगा? 5 साल के लिए। और फिर उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। बट ये जो रीअपॉइंटमेंट भी है ना, इसका भी कंडीशंस होता है। यही नई बात मैं आपको बताने वाला हूं। क्या कंडीशंस है मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। फिर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के रिगार्ड में और क्या कहा गया कि हे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, अगर आपके क्लाइंट्स अदर देन LUPA हैं, देन कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोटेशन का कंसेप्ट नहीं लगेगा। आपने 5 साल अपनी सेवाएं दे दी, फिर वापस 5 साल अपनी सेवाएं दो, फिर वापस 5 साल अपनी सेवाएं दो, फिर वापस 5 साल अपनी सेवाएं दो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गया विथ रिगार्ड टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। नाउ विथ रिगार्ड टू पार्टनरशिप फर्म क्या कहा गया कि हे पार्टनरशिप फर्म, अगर आपके क्लाइंट्स LUPA हैं, देन आपको कितना टर्म सर्व कर सकते हो आप? 2 टर्म ऑफ 5 इयर्स। मतलब पहला एक टर्म 5 साल अपनी सेवाएं दे दो, फिर वापस एक टर्म 5 साल अपनी सेवाएं दे दो। लेकिन उसके बाद आपको हटना पड़ेगा। कितने साल के लिए हटना पड़ेगा? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए आप हट जाओ, उसके बाद आपका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। बट हे पार्टनरशिप फर्म, अगर आपके क्लाइंट्स अदर देन LUPA हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करते रहो। पहले 1 टर्म 5 साल अपनी सेवाएं दे दो, फिर वापस अनदर टर्म ऑफ 5 इयर्स अपनी सेवाएं दो, फिर वापस अनदर टर्म ऑफ 5 इयर्स अपनी सेवाएं दो। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पर भी जो ये रीअपॉइंटमेंट हुआ है, इसका कंडीशंस है। और क्या कंडीशंस है हम लोग समझने वाले हैं अभी। 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। आगे हम लोगों ने क्या देखा कि ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का बात कर लो या फिर पार्टनरशिप फर्म का बात कर लो, कूलिंग पीरियड में आप किसी भी तरीके से अपने क्लाइंट से एसोसिएटेड नहीं रह सकते हैं। क्लाइंट कौन है? LUPA। दूसरा क्या बोला कि आपने 5 साल के बीच में ही आपको हटा दिया गया या आप खुद हट गए, 10 साल के बीच में ही आपको हटा दिया गया या फिर खुद हट गए, हमको नहीं पता। कूलिंग पीरियड का 5 साल अट्रैक्ट होगा पक्का होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये जो रीअपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का, इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। तो वो कंडीशंस क्या क्या है देखो। एक रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जा सकता है एनुअल जनरल मीटिंग में, लेकिन इसके लिए 3 कंडीशंस है। मतलब क्या बोला गया? स्टेटमेंट को पूरा का पूरा समझो। एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ने 5 साल अपनी सेवाएं दे दी थी, फिर बोला गया अब तू हट भैया 5 साल के लिए, तो 5 साल हट गया वो। अब उसके बाद तो आएगा, अब बोलेगा अब तो मैं रीअपॉइंट हो सकता हूं ना। जैसे समझो बात को कि एक टाइमलाइन है 10 साल का, 5 साल उसने सेवाएं दी, फिर लॉ ने बोला आने वाले 5 साल अब तू इस कंपनी का मुंह भी नहीं देखेगा, तो उसने मुंह नहीं देखा। लेकिन जब पूरा का पूरा 10 साल का अवधि खत्म हो गया, फिर तो वो आएगा ना और बोलेगा ना कि अब तो मुझे रीअपॉइंट करो, तो रीअपॉइंटमेंट होगा। बट उसके लिए 3 कंडीशंस है। पहला क्या बोला गया कि तू डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए रीअपॉइंटमेंट के लिए। अब डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्ड में पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन आने वाले लेक्चर्स में होगा। दूसरा क्या बोला गया कि उसने अपने आप से दैट इज वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के रिगार्ड में कह लो या फिर पार्टनरशिप फर्म के रिगार्ड में कह लो, उसने अपने आप से कंपनी में एक नोटिस नहीं दे दिया है ना कि भैया मैं अपॉइंट होना ही नहीं चाहता, मैं रीअपॉइंट होना ही नहीं चाहता। तो पहला क्या कंडीशन है? ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट। और दूसरा क्या है? ही हैज नॉट गिवन द कंपनी अ नोटिस इन राइटिंग प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसिवली दैट आई डोंट वांट टू गेट रीअपॉइंटेड। और तीसरा कंडीशन क्या है कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन तो कहीं पास नहीं हो गया ना। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन कौन पास करता है? शेयर होल्डर्स पास करते हैं। तो कहीं शेयर होल्डर्स ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास नहीं कर दिया ना कि इस ऑडिटर को वापस कभी भी रीअपॉइंट नहीं करना है। अगर ये तीनों के तीनों कंडीशंस मीट कर रहे हैं, देन ओनली आप रीअपॉइंट हो सकते हो, वरना नहीं हो सकते हो। अब हम पूरा का पूरा रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड में जितना पढ़ाए हैं एक बार फिर से रिपीट करेंगे, तो पूरा दिमाग में घुसेगा, कनेक्ट करके बताएंगे और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अपने। देखो, आसान सा कंसेप्ट है एकदम, 5 मिनट लगेगा। बोला गया कि एक सीए जो रहता है वो 2 तरीके से ऑपरेट कर सकता है। थोड़ा जल्दी बोलेंगे, या तो एज अ सोल प्रोप्राइटर या फिर एज अ पार्टनरशिप फर्म। अब सोल प्रोप्राइटर के रिगार्ड में बोला गया
कि अगर आपके क्लाइंट्स LUPA है, लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, या कोई भी कंपनी हो जिसका पब्लिक बोरोइंग एंड पब्लिक डिपॉजिट्स अगर 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, तो आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो केवल और केवल 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए किया जाएगा, फिर आपको हटा दिया जाएगा 5 साल के लिए, और उसके बाद आपका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। रीअपॉइंटमेंट के कंडीशंस क्या क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से यह भी कहा गया कि अगर आपके क्लाइंट्स अदर देन LUPA हैं तब कोई रोटेशन का कंसेप्ट नहीं है, आपका अपॉइंटमेंट बार बार होता रहेगा। पहले 1 टर्म 5 ईयर्स आप सर्व कर लो, फिर वापस अनदर टर्म ऑफ 5 ईयर्स सर्व करो, फिर वापस अनदर टर्म ऑफ 5 ईयर्स सर्व करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बात क्या कहा गया विथ रिगार्ड टू पार्टनरशिप फर्म कि हे पार्टनरशिप फर्म, अगर आपके क्लाइंट्स LUPA है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो आप सर्व कर सकते हो 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स, फिर वापस अनदर टर्म ऑफ 5 ईयर्स, लेकिन उसके बाद आपको हटना पड़ेगा। और कितने साल के लिए हटना पड़ेगा? कितने साल के लिए कूलिंग पीरियड है? 5 साल के लिए। उसके बाद आपका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। लेकिन हे पार्टनरशिप फर्म, अगर आपके क्लाइंट्स अदर देन LUPA है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बार रीअपॉइंट होते रहो। पहले 1 टर्म 5 ईयर्स में सर्विसेज दे दो, फिर वापस अनदर टर्म ऑफ 5 ईयर्स में सर्विसेज दो, हमें कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं है। यहां पर भी रीअपॉइंटमेंट के कंडीशंस रहेंगे। अच्छा, फिर हम लोगों ने आगे ये देखा कि कूलिंग पीरियड के दौरान, कूलिंग पीरियड कितने साल का होता है? 5 साल। या तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का बात कर लो या फिर पार्टनरशिप फर्म का बात कर लो, वो किसी भी तरीके से अपने क्लाइंट से एसोसिएटेड नहीं रह सकता है। क्लाइंट कौन है? LUPA। दूसरा क्या बोला गया कि अगर आपका टेन्योर 5 साल या 10 साल का आपने कंप्लीट नहीं भी किया हो या फिर किया हो, हमको कोई मतलब नहीं है, कूलिंग पीरियड 5 साल का फिक्स है। अब आ जाइए रीअपॉइंटमेंट के कंडीशंस। तो 3 कंडीशंस है। पहले तो खुद आपने ही नहीं बोल दिया ना कि हमको रीअपॉइंट होना ही नहीं है। दूसरा कंडीशन है कहीं शेयर होल्डर्स ने तो नहीं बोल दिया कि इस ऑडिटर को फिर से रीअपॉइंट करना ही नहीं है। और तीसरा यह है कि आप कहीं डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है ना फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो यहां पर अपना रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड के रिगार्ड में जितना ज्ञान मुझे देना था मैंने ऑलमोस्ट दे दिया। अब इसमें केवल और केवल 3 एक्सप्लेनेशंस रह गए, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन बताने से पहले कुछ एग्जांपल्स कराना जरूरी है। देखो, ऑरेंज लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। क्या है? एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पर कौन सा लिमिट लगता है? एक तो था लिस्टेड कंपनी पे कोई लिमिट नहीं है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उस पर क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑरेंज लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और इसका बैलेंस शीट क्या शो कर रहा है? पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़, जबकि लिमिट कितना है? पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा। देखो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का लिमिट है पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा। तो यहां पर तो पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ ही है। ठीक है, एंड पब्लिक डिपॉजिट्स कितना है? 100 करोड़ का। जो चौथा कंडीशन याद करो, कोई भी कंपनी हो उसका अगर पब्लिक बोरोइंग या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स अगर 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, देखिए लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी हो जिसका पब्लिक डिपॉजिट्स या फिर अगर पब्लिक बोरोइंग 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, तो वहां पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कंसेप्ट लगेगा, पक्का लगेगा। तो यहां पर तो पब्लिक डिपॉजिट्स 100 करोड़ है, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 50 करोड़। कंपनी ने अपॉइंट किया है मिसेस संतरा एंड कंपनी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, मतलब यहां पर पार्टनरशिप फर्म का बात किया गया है, और रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कंसेप्ट लगेगा। तो कितने साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है? 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स, फिर वापस 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स, मतलब कुल मिलाकर 10 साल के लिए इसका अपॉइंटमेंट हो सकता है। एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स इन इट्स AGM हेल्ड एट द एंड ऑफ सितंबर 2019 फॉर 11 ईयर्स, मतलब होना चाहिए इसका अपॉइंटमेंट केवल और केवल 10 साल के लिए, लेकिन इसका अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए हो गया है? 11 साल के लिए। यह गलत है कि नहीं है? यस, इट इज रॉन्ग। You are required to state the provisions related to the rotation of auditors and cooling period as per section 139(2) of the Companies Act 2013। सब सेक्शंस में इन्वॉल्व अभी नहीं होना है। अब सिर्फ और सिर्फ ये सोचो सेक्शन नंबर 139 पढ़ रहे बस। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? पूरा का पूरा प्रोविजन मैंने आपको बता दिया,
उसे आप अपने मन में रिपीट करते चले जाओ और खुद एक्नॉलेज कर पाओगे, हाँ यार इस पार्टनरशिप फर्म का जो अपॉइंटमेंट है वो केवल और केवल 10 साल के लिए हो सकता है, लेकिन यहां पर इसे 11 साल के लिए अपॉइंट कर दिया गया, तो ये गलत है। इजी है कि नहीं है? अच्छा, फिर अगले क्वेश्चन में आ जाओ। रूपा लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, उसने क्या किया, अपॉइंट किया मेसर्स वीजी एंड एसोसिएट्स एक ऑडिट फर्म एज कंपनीज ऑडिटर इन द एजीएम हेल्ड ऑन 30th September 2017. Explain the provisions of the Companies Act 2013 relating to the appointment or reappointment of an auditor in relation to the tenure of an auditor. देखो, रूपा लिमिटेड क्या है, एक लिस्टेड कंपनी है कि नहीं है? जी हाँ, ये एक लिस्टेड कंपनी है। तो क्या ये अपॉइंट कर सकती है मेसर्स वीजे एंड एसोसिएट्स एंड ऑडिट फर्म फॉर द टर्म ऑफ 5 years from the conclusion held on 30th September 2017 to the conclusion of AGM held on the year 2022. Now, in terms of section 139(2), since Messrs VG and Associates is an audit firm, it can be reappointed as an auditor for one more term of 5 years, that is up to the conclusion of the AGM to be held on 2027. मतलब सिंपल सा बात है, एक पार्टनरशिप फर्म था, उसका अपॉइंटमेंट जो है कितने साल के लिए किया जा सकता है? पहला 1 term of 5 years, फिर वापस 1 term of 5 years, उसके बाद ना 5 साल का कूलिंग पीरियड है। तो ये दोनों के दोनों एग्जांपल्स एकदम आसान है कि नहीं है? जी हां। अब एक छोटा सा ब्रेक अपने लेते हैं। अब इसमें कुल मिलाकर 3 एक्सप्लेनेशंस रह गए, वो 3 एक्सप्लेनेशंस को पढ़ेंगे, फिर अपने कैजुअल वैकेंसी के रिगार्ड में डिस्कशन करेंगे, और आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए अपने 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। ओके, सो नाउ आफ्टर द ब्रेक हम लोगों को क्या करना है, अब 3 एक्सप्लेनेशन समझना है, और फिर हम लोग फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी देखेंगे, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। आज के क्लास का एजेंडा क्या था? रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड, रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, बस ये 3 ही टॉपिक समझना था ना। तो हम लोगों ने मोर और लेस रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड पढ़ लिया है, उसके 3 एक्सप्लेनेशन पेंडिंग है, पहले वो कंप्लीट कर लेंगे। रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अपना कंप्लीटेड है, और फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी अपना बचा हुआ है, वो अपने कंप्लीट करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑन विद द डिस्कशन, एक कंटेंट जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका लॉजिक देना मिस हो गया था, तो पहले उसका लॉजिक को समझते हैं, उसके बाद अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। देखो, हम लोगों ने समझा कि जो ये कूलिंग पीरियड रहता है 5 साल का, ये हमेशा अट्रैक्ट होगा, फिर चाहे उस ऑडिट फर्म ने अपना 5 साल या 10 साल का टेन्योर कंप्लीट किया हो या नहीं किया हो। समझा था कि नहीं समझा था? कि कूलिंग पीरियड ऑफ 5 years शैल बी अट्रैक्टेड whether or not the auditor completes his tenure of 5 years or 10 years respectively. इसी का लॉजिक बताना रह गया था, अब मैं समझाता हूं। देखो, एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, और ये एक लिस्टेड कंपनी है। इसका ऑडिटर कौन है? एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म CA राहुल एंड कंपनी। तो इसका टेन्योर कितने साल का रहेगा? इसका टेन्योर है हमारा 5 साल का, 1, 2, 3, 4 and 5। अब हुआ ये कि 3 साल तक इसने ऑडिट किया, फिर चौथे साल इसने ऑडिट नहीं किया। तो अब ये क्या बोलता है कि लॉ ये बात हमें समझाता है कि टेन्योर 5 साल का है। मैंने तो 3 साल ही अपनी सर्विसेज दी है, फिर चौथे साल मैंने अपनी सर्विसेज नहीं दी है, तो 5वें साल जब मैं अपॉइंट होऊंगा ना, तो फिर मैं 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाऊं। समझो बात को क्या बोल रही है कि टेन्योर है 5 साल का, 3 साल मैंने काम कर लिया, फिर 4th ईयर मैंने काम नहीं किया, अब 5वें साल मुझे फिर से अपॉइंट किया गया, तो अब मैं फिर से 5 साल के लिए अपॉइंटेड हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो बोला ये सब बकवास चलने वाला नहीं है। आपने 3 साल काम किया फिर छोड़ दिया ना, अब सीधा कूलिंग पीरियड है 5 साल का। ये सब नहीं चलेगा कि चौथा साल किसी और से ऑडिट करवा लो, फिर 5वें साल मैं प्रकट हो जाऊंगा। ये सब बकवास चलने वाला नहीं है। लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कि कूलिंग पीरियड चाहे 5 साल का हो, दोनों कैसे 5 साल का ही है, वो हमेशा हमेशा अट्रैक्ट होगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने अपना 5 साल या 10 साल का टेन्योर खत्म किया हो या नहीं किया हो। क्लियर हो गया? अब अपने कुछ एक्सप्लेनेशन समझने हैं, उसमें घुसते हैं। सो इन टोटल देयर आर 3 एक्सप्लेनेशंस, और काफी इजी एक्सप्लेनेशन है ये, प्रोवाइडेड आप बातों को ध्यान से सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन नंबर 1, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो, एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है, देखिए कि एज ऑन द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट
नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स टू द अदर ऑडिट फर्म whose tenure has expired shall be appointed as the auditor of the same company for a period of 5 years. यह है आपका एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन को मैं आपको दो टुकड़ों में समझाऊंगा। पहले मैं इतनी बातों को समझाऊंगा और उसके बाद मैं ये पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन को समझाऊंगा। एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अपना इन्वर्टेड कॉमर्स में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है, इस बात पर हमें ध्यान देना है। तो एक्सप्लेनेशन अपने दो टुकड़ों में क्लियर होंगे। बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन एक बात को और जान लो कि कोई भी सीए पार्टनर बन सकता है मल्टीपल फर्म्स में। आज अगर मैं चाहूं तो मैं एबीसी में भी पार्टनर बन सकता हूं, मैं डीईएफ में भी पार्टनर बन सकता हूं, मैं जीएचआई में भी पार्टनर बन सकता हूं और मैं जेकेएल में भी। जितना चाहूं मैं उतने फर्म में पार्टनर बन सकता हूं। तो अ सीए कैन बी अ पार्टनर इन मल्टीपल फर्म। अब हम लोग समझते हैं इस पार्ट को। कौन से पार्ट को समझने जा रहे हैं बताओ? हम लोग समझने जा रहे हैं इसे। देखिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसका नाम है सतीश। वो दो सीए फर्म में पार्टनर है। पहला सतीश पूनम एंड कंपनी और दूसरा सतीश स्वाति एंड कंपनी। पूनम एंड स्वाति मेरी सिस्टर्स हैं, ठीक है। आर लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, इसका ऑडिटर सतीश पूनम एंड कंपनी था, ठीक है। तो इसका टेन्योर कितना होगा? 2 टर्म ऑफ 5 इयर्स, क्योंकि ये एक पार्टनरशिप फर्म है। अब क्या हुआ, कूलिंग पीरियड 5 साल का लगेगा कि नहीं लगेगा? डेफिनेटली 5 साल का कूलिंग पीरियड है। लॉ को समझो क्या है, बोल रहा है कि सतीश पूनम एंड कंपनी एंड स्वाति सतीश एंड कंपनी में कॉमन पार्टनर आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? जी हां, सतीश एक कॉमन पार्टनर है। सो देयरफॉर जब इस कंपनी ने अपना टेन्योर 10 साल का कंप्लीट कर लिया तो फिर इस फर्म को ऑडिट मिलने वाला नहीं है आने वाले 5 साल तक। क्या लिखा है देखो, अब जब कूलिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर शुरू हो रहा है देन सीए सतीश वांट्स कि स्वाति सतीश एंड कंपनी को ऑडिटर बना दिया जाए। यह बकवास चलने वाला नहीं है। फिर से लॉ को समझो क्या बोला जा रहा है। सतीश दो सीए फर्म में पार्टनर था, पहला पूनम सतीश एंड कंपनी और दूसरा स्वाति सतीश एंड कंपनी। क्लाइंट कौन है? आर लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। तो पूनम सतीश एंड कंपनी ने क्या किया, 10 साल तक आर लिमिटेड का ऑडिट कर लिया। अब तो यह ऑडिटर बन नहीं सकता क्योंकि कूलिंग पीरियड अट्रैक्ट हो जाता है। इसके रिगार्ड में तो ठीक है, सारी की सारी बातें समझ में आती है। लॉ बोलता है कि स्वाति सतीश एंड कंपनी में एक कॉमन पार्टनर है कि नहीं है? सतीश एक कॉमन पार्टनर है। सो देयरफॉर इसे भी आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हो आने वाले 5 साल तक। मतलब इस पर तो कूलिंग पीरियड लगेगा ही लगेगा, साथ साथ इस पर भी कूलिंग पीरियड लग जाएगा क्योंकि यहां पर कॉमन पार्टनर है। अब इस लॉ को समझो कि नो ऑडिट फर्म, चाहे ऑडिट फर्म आपका सतीश पूनम एंड कंपनी हो या फिर स्वाति सतीश एंड कंपनी हो, हैविंग अ कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स, कॉमन पार्टनर हमारे एग्जांपल में कौन था? मैं ही था। टू द अदर ऑडिट फर्म जिसका टेन्योर एक्सपायर हो गया। किसका टेन्योर एक्सपायर हो गया? सतीश पूनम एंड कंपनी का 10 साल का टेन्योर खत्म। शैल बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। मतलब इसे भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता और इसे भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता आने वाले 5 सालों तक। तो हमें इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि सीएएम एक पार्टनर है एसएमएन कंपनी में। एसएमएन कंपनी क्या है? एक सीए फर्म है। तो सीएएम पार्टनरशिप फर्म 1 और पार्टनरशिप फर्म 2। एक सीए डेफिनेटली काफी सारे फर्म्स में पार्टनर बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसएमएन कंपनी आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ मेसर्स ग्लोबल लिमिटेड फॉर द पास्ट 10 years एज ऑन 1/4/2018। एडवाइस करो। तो देखिए, एसएमएन कंपनी और एमएलएन कंपनी में एक कॉमन पार्टनर है सीएएम। ये तो ऑडिटर अब बन नहीं सकता आने वाले 5 सालों तक क्योंकि इसने अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ एमएलएन कंपनी भी ऑडिटर नहीं बन सकता आने वाले 5 सालों तक क्योंकि दोनों में एक कॉमन पार्टनर है सीएएम। तो एमएलएन कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर्स ऑफ मेसर्स ग्लोबल लिमिटेड
ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड, क्योंकि CAM वाज द कॉमन पार्टनर इन बोथ द ऑडिट फर्म्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो एक्सप्लेनेशन 1 के रिगार्ड में 80% डिस्कशन अपना खत्म, लेकिन जो बैलेंस 20% है ना, इसी पे स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। ध्यान से सुनना, पूरी एग्जांपल से बात को रखूंगा, एकदम 100% दिमाग में जाएगा। एक सिचुएशन है, देखो 1/4/2018 को ABC एंड कंपनी, एक CA फर्म R लिमिटेड लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा था और उसका 10 साल का टेन्योर हो गया खत्म। ABC में 3 पार्टनर है, मिस्टर A, मिस्टर B एंड मिस्टर C। क्लियर हो गया? जब इसका टेन्योर खत्म हुआ तो फिर 1/4/18 को एक नया CA फर्म को अपॉइंट किया गया। नया CA फर्म का नाम क्या है? XYZ एंड कंपनी। इसके पार्टनर्स कौन कौन है? X, Y और Z। क्या यह अपॉइंटमेंट सही है या यह अपॉइंटमेंट गलत है? कोई दिक्कत नहीं है इस अपॉइंटमेंट में, क्योंकि आप देखो ABC में पार्टनर है ABC और XYZ में पार्टनर है XYZ। क्या कोई कॉमन पार्टनर आपको दिखाई दे रहा है? कोई कॉमन पार्टनर नहीं है। सो देयरफॉर जब XYZ एंड कंपनी का अपॉइंटमेंट हुआ है एज ऑडिटर, इस अपॉइंटमेंट में कहीं पर भी कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, डेट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना, तब यह समझ में आएगा। अब क्या हो गया, जब XYZ का अपॉइंटमेंट हो गया, इसके 3 महीना बाद मिस्टर ए जो कि पार्टनर था ABC एंड कंपनी का, उसने क्या कर लिया है? ज्वाइन कर लिया है XYZ को। समझो बात को, क्या हो गया? 1/4/2018 को ABC एंड कंपनी का टेन्योर खत्म हो गया 10 साल का। फिर 1/4/18 को ही XYZ का अपॉइंटमेंट हुआ। इस अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कोई कॉमन पार्टनर आपको दिखाई दे रहा है। 1/4/18 को, दैट इज एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, क्या आपको कोई कॉमन पार्टनर दिखाई दे रहा है? क्या नहीं, कोई कॉमन पार्टनर नहीं है, सिंस 1/4/18 को इसके पार्टनर थे ABC और इसके पार्टनर थे XYZ। 1/7/2018 को क्या हो गया, मतलब अपॉइंटमेंट होने के 3 महीना बाद मिस्टर ए ने ज्वाइन कर लिया XYZ एंड कंपनी को। तो अब देखो क्या हो गया सिचुएशन कि 1/7/2018 को एक कॉमन पार्टनर हो गया अब AXYZ। तो अब यह आर्ग्यू किया जा रहा है कि जो यह अपॉइंटमेंट हुआ था यह अपॉइंटमेंट इनवैलिड है। केस अगर नहीं समझ में आया है तो अब क्लियर हो जाएगा। देखो लॉ बोलता है कि एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हमेशा आप कॉमन पार्टनर चेक करना। 1/4/18 को ABC एंड कंपनी में 3 पार्टनर थे, ABC, और XYZ में थे मिस्टर X, मिस्टर Y एंड मिस्टर Z। अपॉइंटमेंट के 3 महीना बाद ABC में देखिए कौन कौन आ गए, मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C, और XYZ में कौन कौन आ गए, मिस्टर A, मिस्टर X, मिस्टर Y एंड मिस्टर Z। तो यहां पर कॉमन पार्टनर है कि नहीं है? बोला जाता है ये कॉमन पार्टनर का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो केवल और केवल एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देखा जाएगा। अपॉइंटमेंट के 3 महीना बाद अगर मिस्टर ए ने ज्वाइन किया है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। वही बात बोला जा रहा है एक्सप्लेनेशन 1 में, आप पढ़ो। एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स टू द अदर ऑडिट फर्म जिसका टेन्योर एक्सपायर हो गया है शैल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। अब ये एक्सप्लेनेशन समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो बताओ। मतलब सिंपल सा बात बोला जा रहा है कि 2 ऑडिट फर्म में कॉमन पार्टनर का जो ये कंडीशन होगा वो देखा जाएगा एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के 3 महीना बाद अगर किसी पार्टनर ने या फिर कॉमन पार्टनर का कंडीशन अगर सेटिस्फाई भी होता है तो उसका कोई वजूद, उसका कोई औचित्य ही नहीं है। तो कमेंट देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब XYZ का जो अपॉइंटमेंट हुआ है एज ऑडिटर ऑफ R लिमिटेड ये सही है। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में। एक्सप्लेनेशन 2 और एक्सप्लेनेशन 3 मैं बोल रहा हूं, समझा दे रहा हूं आपको, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए आप लोग बिग फोर्स का नाम सुने होंगे, जैसे कि XYZ, KPMG, फिर डेलॉयट, इस तरीके से काफी सारे बिग फोर्स फर्म्स हमारे इंडिया में ऑपरेट करते हैं। तो ये जो बिग फोर्स होते हैं ना, जैसे कि अर्न्स्ट एंड यंग, इसके अंदर काफी सारे नेटवर्क ऑफ फर्म काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्न्स्ट एंड यंग में एक ABC एंड कंपनी है, ABCD एंड कंपनी है। अब अगर R लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है,
जिसका ऑडिट एबीसी एंड कंपनी ने किया है फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर, जैसे 5 साल का एक टर्म फिर 5 साल का एक टर्म। तो सेम नेटवर्क ऑफ फर्म्स में दैट इज एबीसी एंड कंपनी को भी अब अपॉइंट नहीं किया जा सकता फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। सेम टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। क्या बोला गया समझो कि अगर एबीसी एंड कंपनी ने 10 साल का टेन्योर अपना सर्व कर लिया है, अपनी सर्विसेज दे दी है, तो इस पर तो कूलिंग पीरियड 5 साल का लगेगा ही लगेगा। बट एबीसीडी एंड कंपनी जो कि सेम नेटवर्क ऑफ फर्म्स में आता है, अर्न्स्ट एंड यंग का 2 फर्म है, एबीसी एंड कंपनी, एबीसीडी एंड कंपनी, तो ये दोनों के दोनों सेम नेटवर्क ऑफ फर्म्स में आ रहे हैं। तो क्योंकि इस पर कूलिंग पीरियड अगर लग गया 5 साल का, तो इंप्लाइड है इस पर भी कूलिंग पीरियड लगेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। यही बोला जा रहा है। देखिए, द incoming audit firm shall not be eligible if such audit firm is associated with the outgoing audit firm under the same network of audit firms। यहां पर incoming audit firm क्या है? यह है आपका ए बी सी डी एंड कंपनी जो आना चाहता है। और आउटगोइंग ऑडिट फर्म क्या है? आउटगोइंग ऑडिट फर्म है आपका ए बी सी एंड कंपनी। यह हो गया आपका सेकेंड एक्सप्लेनेशन। फिर आ जाइए थर्ड एक्सप्लेनेशन में। देखिए, बोला जाता है कि इफ अ पार्टनर हु इज इन चार्ज ऑफ एन ऑडिट फर्म एंड ऑल्सो सर्टिफाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी retires from the said firm and joins another firm of chartered accountants, such other firm shall also be ineligible to be appointed for a period of 5 years। अब ये क्या है? देखो, एक सीए फर्म है ए बी सी एंड कंपनी जिसके 3 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। इस ऑडिट फर्म का इंचार्ज कौन है? इस ऑडिट फर्म में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसको सर्टिफाई कौन करता है? फॉर एग्जांपल मिस्टर ए। अब इसने क्या किया? इसे छोड़कर एक नया फर्म ज्वाइन कर लिया, दैट इज ए बी सी एंड कंपनी। तो इसे भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। दैट इज अगर इसने अपना टेन्योर सर्व कर लिया 5-5 साल का, तो इस पर भी कूलिंग पीरियड लगेगा 5 साल का, और इस पर भी कूलिंग पीरियड लगेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। इस एक्सप्लेनेशन को अगर आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, दरकार नहीं इसे पढ़ने का, ठीक है? कभी भी नहीं आएगा एग्जाम में। बस 2 एक्सप्लेनेशन देखो, सफिशिएंट है। सो विथ रिगार्ड टू रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड, जितना भी मुझे समझाना था मैंने सब कुछ समझा दिया है। देखो, हम लोग सेक्शन नंबर 139 पढ़ रहे थे, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर हम लोगों ने रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड कूलिंग पीरियड भी अच्छी तरीके से समझा। इसमें कुल मिलाकर 3 एक्सप्लेनेशन है। मैं बता रहा हूं सिर्फ 2 एक्सप्लेनेशन देख के जाओ, तीसरा एक्सप्लेनेशन इग्नोर कर दो, दरकार नहीं है पढ़ने का। रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने जाएंगे? अब हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे कैजुअल वैकेंसी, ठीक है? सो कैजुअल वैकेंसी के कंसेप्ट को समझने का प्रयास करो। देखो, अब तक हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड कूलिंग पीरियड समझा है। और ये तीनों के तीनों टॉपिक जो हमने कंप्लीट किए हैं एक स्टोरी फॉर्म में था पूरा का पूरा। और जब कुछ भी आप स्टोरी फॉर्म में समझते हो ना, तो उसे रिकॉग्नाइज करना, उसे मेमोराइज करना, उसे याद रखना काफी आसान हो जाता है। तो कैजुअल वैकेंसी का कंसेप्ट भी अपने स्टोरी फॉर्म में ही समझेंगे, और बहुत आसान सा कंसेप्ट है ये। आइडिया क्या है इसके पीछे? देखो, आप लोग अच्छी तरीके से एक बात को जानते हो कि एक ऑडिटर जो होता है वो स्टैट्यूटरी पोजीशन किसी भी कंपनी में होल्ड करता है। स्टैट्यूटरी पोजीशन होल्ड करने का मतलब क्या हो गया कि हर कंपनी को हर साल ऑडिट करवाना पड़ेगा और हर साल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब ऑडिटर होना चाहिए आपके पास। ये नहीं चलेगा कि नहीं हमने ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं किया। ऑडिटर अपॉइंट होगा, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। अब कोई ऑडिटर जो अपॉइंट होता है उसका टेन्योर कितना रहता है? 5 साल का रहता है। अब इस 5 साल के टेन्योर में यह पॉसिबल है या नहीं है कि ऑडिटर मर जाए? पॉसिबिलिटी तो है ही। या ऑडिटर पागल हो जाए या फिर ऑडिटर रिजाइन कर दे। एक सिचुएशन देखो, मैं रखता हूं आपके सामने कि एक कंपनी है ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने क्या किया? इन कंपनी के शेयर होल्डर्स ने सीए राहुल को अपॉइंट किया एज देयर ऑडिटर। अब ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये हुआ है 1/4/2020 को। इसका टेन्योर कब तक रहेगा? मतलब कब तक इस कंपनी का ऑडिटर बन के रहेगा सीए राहुल? 5 साल के लिए। अगर 1/4/20 को इसका अपॉइंटमेंट हुआ है तो 21, 22, 23, 24, 25
यही तो है टेन्योर ऑफ 5 ईयर। अब इस 5 साल के दौरान ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है कि कहीं राहुल मर गया तो, या फिर वो पागल हो गया, या फिर उसने रिजाइन ही कर दिया तो, कोई भी रीजन हो, चाहे वो पागल हो या वो मर जाए या वो रिजाइन हो जाए या इसके अलावा भी कोई और रीजन हो जाए, अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या है कि ऑडिटर की पोजीशन वेकेंट हो गई, और इसी वैकेंसी को कहा जाता है कैजुअल वैकेंसी। इसी वैकेंसी को क्या कहा जाता है? कैजुअल वैकेंसी। और हम लोग जब इस बात को जानते हैं कि क्योंकि एक ऑडिटर स्टैट्यूटरी पोजीशन होल्ड करते हैं किसी भी कंपनी में, देयरफॉर इस कैजुअल वैकेंसी को भी फिल करना पड़ेगा, एनी हाउ करना पड़ेगा। जी हां, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो लॉ क्या बोलता है सुनो, अगर जो कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन रेजिग्नेशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन को छोड़कर, देन आपको क्या करना पड़ेगा, इस कैजुअल वैकेंसी को फिल तो किया ही जाएगा। तो ये पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस वैकेंसी को फिल करेंगे विद इन 30 डेज, मतलब जिस दिन ऑडिटर की पोजीशन वेकेंट हुई वहां से 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस वेकेंट पोजीशन को फिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर वेकेंसी का रीजन है ऑन अकाउंट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, तो यह बहुत गंभीर मामला होता है। गंभीर मामला क्यों होता है? समझो बात को, कि आज अगर ऑडिटर का डेथ हो गया, ऑडिटर पागल हो गया, तो ठीक है, ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कंट्रोलेबल नहीं है। लेकिन अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया बीच में, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, 100% कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हो सकता है मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा ऑडिटर के साथ, जिस कारण ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया। तो यहां पर सिंगल अप्रूवल से काम नहीं चलेगा, यहां पर डुअल अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखो एक बात को समझो कि अगर वैकेंसी जो अराइज हुई है वो है ऑन अकाउंट ऑफ रीजन अदर देन रेजिग्नेशन, तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब अपॉइंट कर दो विद इन 30 डेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वैकेंसी जो अराइज हुई है ऑन अकाउंट ऑफ रीजन ऑफ रेजिग्नेशन, तो यहां पर डुअल अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहले तो क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर के ये जो वेकेंट पोजीशन अराइज हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे फिल कर देंगे विद इन 30 डेज। काम हो गया क्या? नहीं, ये हो गया अपना फर्स्ट अप्रूवल। इसके बाद जिस ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है, उस ऑडिटर का अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय द शेयर होल्डर्स। सच अपॉइंटमेंट शैल ऑल्सो बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट द जनरल मीटिंग विद इन 3 मंथ्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। समझ में आ रहा है? मतलब क्या होगा? सिंपल से एकदम कंसेप्ट है। अगर जो कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है वो है ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन रेजिग्नेशन, ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन रेजिग्नेशन, देन तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दो विद इन 30 डेज। लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन, तब क्या बोला जा रहा है, इस वैकेंसी को फिल करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज, प्लस 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 अप्रूवल भी लेना पड़ेगा शेयर होल्डर से विद इन 3 मंथ ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड, क्योंकि रेजिग्नेशन एक गंभीर मामला है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा? समझो कि एक कंपनी था एडीसी प्राइवेट लिमिटेड, इनके शेयर होल्डर्स ने सीए राहुल को अपॉइंट किया एज देयर ऑडिटर, और ये जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है कितने साल के लिए हुआ है? 5 साल के लिए। ये पॉसिबल है कि इन बिटवीन ऑफिस टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स वो कहीं पागल हो जाए, मर जाए या रिजाइन कर दे, कोई भी रीजन हो सकता है। तो अगर जो रीजन है ऑफ रेजिग्नेशन, देन तो डुअल अप्रूवल ले लो। लेकिन अगर रीजन है अदर देन रेजिग्नेशन, तो सिंगल अप्रूवल से काम चल जाएगा। सिंगल अप्रूवल में क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज, और डुअल अप्रूवल में क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज प्लस शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये जो कैजुअल वैकेंसी फिल की गई है ऑन अकाउंट ऑफ रीजन ऑफ रेजिग्नेशन और अदरवाइज, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो फिर से, मैं कंसेप्ट को फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि जो कैजुअल वैकेंसी अराइज होता है ऑन अकाउंट ऑफ रीजन ऑफ रेजिग्नेशन, तो उसमें डुअल अप्रूवल है। और अगर जो कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है ऑन अकाउंट ऑफ रीजन अदर देन रेजिग्नेशन, तो उसमें सिंगल अप्रूवल है। अब चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करे कैजुअल वैकेंसी को, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया जाए,
कोई भी रीजन के कारण जो ऑडिटर की नियुक्ति की गई है ऑन अकाउंट ऑफ कैजुअल वैकेंसी, उसका टेन्योर कितना रहेगा, ये एक डाउट आता है। तो एक एग्जांपल देखो इसके रिगार्ड में। एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसने सीए राहुल को अपॉइंट किया है एज देयर ऑडिटर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द एनुअल जनरल मीटिंग। और यह अपॉइंटमेंट कब हुआ? 1/4/2020 को। ठीक है, 2 साल के बाद क्या हुआ? ऑडिटर मर गया, इंसेन हो गया, रिजाइन कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो अब जो नया ऑडिटर अपॉइंट किया गया बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस शेयर होल्डर, इसका टेन्योर कितना रहेगा? अगर 2 साल बाद फॉर एग्जांपल वो मरी गया, तो जो नया ऑडिटर की नियुक्ति की गई है उसका टेन्योर कितना रहेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सवाल है, क्या फॉर बैलेंस 3 ईयर्स? नहीं, बैलेंस 3 ईयर्स के लिए नहीं, 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 कभी भी नहीं। ये जो नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, he will be appointed till the conclusion of next AGM, till the conclusion of next AGM। अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देखो, 100% क्लियर हो जाएगा। देखो, while auditing वाई लिमिटेड, सीए मैक्स ने क्या किया? सीए मैक्स जो कि ऑडिटर है इस वाई लिमिटेड का, उसने एनकाउंटर किया एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस दैट ब्रिंग इनटू हिज क्वेश्चन हिज एबिलिटी टू कंटिन्यू टू परफॉर्म द ऑडिट। कंसिडरिंग इट अप्रोप्रिएट, सीए मैक्स ने क्या किया? रिजाइन कर दिया। उसने रिजाइन कर दिया। जब रेजिग्नेशन करेगा कोई ऑडिटर, तो यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस शेयर होल्डर का अप्रूवल दोनों चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हो जाएगा 30 डेज, और फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑडिटर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वाई लिमिटेड इटसेल्फ अपॉइंटेड सीए मिनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? सीए मिनी को अपॉइंट कर दिया एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th मीटिंग, मतलब टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। मतलब कितने साल के लिए अपॉइंट कर दिया है? 5 साल के लिए। You are required to state the provisions related to the filling of casual vacancy as per Companies Act 2013 and comment upon the validity of the appointment made by the board। देखिए, कोई भी ऑडिटर जो अपॉइंट होता है उसका टेन्योर कितना रहता है? 5 साल के लिए रहता है। इन्होंने क्या किया? जैसे ही सीए मैक्स ने रिजाइन किया है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सीए मिनी को अपॉइंट कर दिया 5 साल के लिए। अब ये तो गलत है ना, क्योंकि लॉ क्या बोलता है? लॉ ये वाला बात बोलता है कि जो भी नया ऑडिटर अपॉइंट हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ कैजुअल वैकेंसी के कारण, उसका टेन्योर कहां तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। आंसर पढ़ो इसका। कैजुअल वैकेंसी कैन बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब्जेक्ट टू द अप्रूवल एट द जनरल मीटिंग कन्वीन्ड विद इन 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। मतलब यहां पर डुअल अप्रूवल लेना पड़ता है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस शेयर होल्डर अप्रूवल। Thus, the appointment of CA mini made by the board of directors without the approval of the company at the general meeting is invalid। क्योंकि किया क्या गया? देखो, जैसे सीए मैक्स ने रिजाइन किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर दिया सीए मिनी को, और शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया ही नहीं। तो इसलिए बोला गया कि thus the appointment of CA mini made by the board of directors without the approval of the company at the general meeting is invalid। पहला बात तो यह गलती हुआ है। दूसरा, अगर यह मान भी लिया जाए कि अगर यह अपॉइंटमेंट जो हुआ है इज अप्रूव्ड बाय द कंपनी, तो सीए मिनी कैन नॉट होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th मीटिंग। दैट इज, द अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी मेड फॉर 5 years। द ऑडिटर कैन होल्ड ऑफिस ओनली टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। यही आपका कंसेप्ट है कैजुअल वैकेंसी का, और कुछ नहीं है इसमें। तो एक बार ये कंसेप्ट को फिर से रिपीट करें, क्या समझा इसमें? देखो, 2 ही 3 बात निकल कर आता है कि कैजुअल वैकेंसी ऑन अकाउंट ऑफ रेजिग्नेशन, तब डुअल अप्रूवल ले लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज, शेयर होल्डर्स अप्रूवल नेक्स्ट 3 months। और अगर कैजुअल वैकेंसी जो अराइज हुआ है वो हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन रेजिग्नेशन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेंगे उसको विद इन 30 डेज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और हम ये वाला बात भी जानते हैं कि अगर कोई नया ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, उसका ऐसे तो टेन्योर 5 साल का होता है, लेकिन कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए अगर कोई ऑडिटर का नियुक्ति किया जाएगा, तो उसका टेन्योर क्या रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। बस इतना ही समझा हमने। ठीक है, अब एक बार क्या करो, अपना मॉड्यूल खोलो, मार्किंग करते हैं कि फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। देखो,
आप लोग अपने मॉड्यूल के 523 वाले पेज में आ जाइए, इनफैक्ट 522 पेज नंबर में आइए। हम लोगों ने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या बुक से कुछ भी पढ़ना है क्या? जी नहीं, जो मेरा हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दे रहा हूं उससे ही पढ़िएगा। बट मैं बता दे रहा हूं कि फर्स्ट क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया और सेकंड क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया। देखो पेज नंबर 523 में प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ये मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, पूरा का पूरा पढ़ा हुआ आपको, ठीक है। फिर 524 पेज नंबर में ये ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी ऑडिटर, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में ही। फर्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ इतना ही कंटेंट हम लोगों ने देखा, प्लस ऑडिट के बारे में ओरिएंटेशन जाना, थोड़ी बहुत जानकारी। फिर अपने आज के क्लास में, तो आज के क्लास में देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, ये पूरा का पूरा पढ़ लिया है। रीअपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर एज पर सेक्शन नंबर 139(9), ये भी हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। फिर आप अपने बुक के पेज नंबर 526 में आ जाइए। इसमें रोटेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर में ये देखिए एक पोर्शन स्ट्राइक ऑफ कर दिया मैंने, इसे आप काट दीजिए, इसे को नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। एलिजिबल कंपनीज वही LUPA है, ये देख लिया। मैक्सिमम टर्म देख लिया। एडिशनल कंडीशंस फॉर रोटेशन भी पढ़ लिया। रोटेशन ऑफ पार्टनर्स इन द ऑडिट फर्म, ये भी देख लिया। तो ये पूरा का पूरा आज हम लोगों ने समझा। फिर फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स में देखिए ये पूरा का पूरा बॉक्स हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। दैट इज पेज नंबर 527 में आप आ जाइए, ये पूरा बॉक्स आज ही हम लोगों ने पढ़ा। तो क्लास 1 और क्लास 2 में इतना ही हम लोगों ने समझा। कुल मिलाकर 6 टॉपिक्स है इसमें, और आप लोग सीधा हैंड रिटन नोट से पढ़ना, ठीक है। अच्छा, इसमें कहीं कहीं पर आप देखोगे सेक्शन नंबर 139 के बाद सब सेक्शन लिखा हुआ है, जैसे कि देखिए यहां पे जैसे देखिए ये सेक्शन नंबर 139(4), 142 या फिर 139(9). तो ये सबसेक्शंस के बारे में आप क्यों नहीं बता रहे हैं? मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं। जहां पर रेलेवेंट होगा याद करवाने का, वो मैं याद करवा दूंगा विद सबसेक्शन। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखो, ये सेक्शन नंबर 139 का कंटेंट है, बस। आपके लिए बहुत आसान होगा, मैं बता रहा हूं। अननेसेसरी सबसेक्शन को याद करने में भूल जाओगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिसके सबसेक्शन याद करवाने हैं मैं याद करवा दूंगा। देखिए, तो आज के क्लास में हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स कंप्लीट कर लिया, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड कूलिंग पीरियड भी पढ़ लिया, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी देखा, और हम लोगों ने रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कंप्लीट कर लिया। अब टॉपिक्स क्या रह गए सेक्शन नंबर 139 में? गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर, और ये बहुत आसान कंसेप्ट है। अगले क्लास में 100% सेक्शन नंबर 139 कंप्लीट भी हो जाएगा और एक नया सेक्शन में स्टार्ट भी कर देंगे। तो जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया जाएगा। हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, कोई टेंशन मत लेना, बस अपने हेल्थ का ध्यान रखो, क्यूमुलेटिव बेसिस पे रिवीजन करते चले जाओ, ठीक है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।